नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कालडोर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कालडोर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत है। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कालडोर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की मान्यताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पैरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पैरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की मान्यताएं बताना है। यानी कि पैरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर पैरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की मान्यताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एरो के सामाजिक चयन की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरो के सामाजिक चयन की विशेषता है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको एरो के सामाजिक चयन की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो साधन एवं वस्तु होती है, साधनों एवं वस्तुओं की जो मांग व पूर्ति में अंतर होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वितरण का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वितरण होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले वितरण का अर्थ लिखना है, उसके बाद दोस्तों आगे आपको वितरण का परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन में बाह्य मितव्ययिता को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पादन होता है, उत्पादन में जो बाह्य मितव्ययिता होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको उत्पादन में बाह्य मितव्ययिता को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की असफलता क्या है, बाजार की असफलता के कारण बताइए। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार होता है, बाजार की असफलता क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन का सबसे पहले बताना है कि बाजार की असफलता क्या है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो बाजार होता है, बाजार की असफलता के कारण क्या है। यानी कि सबसे पहले आपको बाजार की असफलता के बारे में बताइए, बाजार की असफलता क्या होता है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि बाजार की असफलता के कारण क्या है। यानी कि हमें बाजार की असफलता के कारणों के बारे में बताइए कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बाजार असफल होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विभेदात्मक एकाधिकार अथवा मूल्य विभेद का अर्थ बताइए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विभेदात्मक एकाधिकार होता है और जो मूल्य विभेद होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको विभेदात्मक एकाधिकार अथवा मूल्य विभेद का अर्थ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य विभेद कब संभव है स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो मूल्य विभेद है, मूल्य विभेद कब संभव है इसको स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है और जो एकाधिकार प्रतियोगिता होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतियोगिता होता है, प्रतियोगिता के आधार पर क्या करना है, प्रतियोगिता के आधार पर आपको बाजार का वर्गीकरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत आगम एवं सीमांत आगम में संबंध बताइए। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो औसत आगम होता है और जो सीमांत आगम होता है, इन दोनों आगम में क्या संबंध होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर औसत आगम और सीमांत आगम में संबंध बताना है कि दोनों में क्या संबंध होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताइए। यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो सम उत्पाद वक्र होता है, सम उत्पाद वक्र की जो विशेषता होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताना
बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो परिवर्तनशील अनुपात होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर परिवर्तनशील अनुपात के नियम की परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर आपको 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि प्रतिफल नियम होता है, यहाँ पर आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट करना है। ये दोस्तों टोटल आपका 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, आदर्श तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र होता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि आदर्श तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, यानी कि जो आदर्श अर्थशास्त्र होता है और जो वास्तविक अर्थशास्त्र होता है, इन दोनों अर्थशास्त्रों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको आदर्श अर्थशास्त्र तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वितरण होता है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की क्या करना है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या करना है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो एकाधिकार होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि जो एकाधिकार होता है, एकाधिकार के अंतर्गत जो कीमत होता है और जो उत्पादन होता है, इन दोनों का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना है, यदि नहीं तो संतुलन फर्म न्यूनतम लागत फर्म क्यों होगी। यहाँ पे छठा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना है, और आगे आपको बताना है कि यदि नहीं तो संतुलन फर्म न्यूनतम लागत फर्म क्यों होगी। यहाँ पे कह रहा है कि संतुलन फर्म होता है, संतुलन फर्म न्यूनतम फर्म क्यों होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि संतुलन फर्म न्यूनतम फर्म क्यों होगी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लागत वक्र से आप क्या समझते हैं, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागतों की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहे जो लागत होता है, लागत वक्र से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको लागत वक्र के बारे में बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो स्थिर लागत होता है और जो परिवर्तनशील लागत होता है, इन दोनों की व्याख्या करना है कि स्थिर लागत क्या होता है और परिवर्तनशील लागत क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटस्था वक्र क्या है, तटस्था वक्र विश्लेषण की मान्यताएं बताइए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो तटस्था वक्र होता है, तटस्था वक्र क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको तटस्था वक्र की परिभाषा लिखना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि तटस्था वक्र विश्लेषण की मान्यताएं बताइए, यानी जो तटस्था वक्र होता है इसके विश्लेषण की जो मान्यता है, यहाँ पर दोस्तों आपको तटस्था वक्र की विश्लेषण की मान्यता बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं भी स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक